उपन्यास जिंदगी नामा। अब उपन्यास का सारांश। जिंदगी नामा की शुरुआत कविता से होती है। दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बातें हैं। तथा इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं, जो हुकूमतों की तख्तगाहों में प्रमाण और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस का भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है और फैलता है, उसे इतिहास कहते हैं। विभाजन से पूर्व पंजाब के गांव में शरद पूर्णिमा की रात का दृश्य दर्शाया गया है। जैसे चिट्ठी, दूध चांदनी रात की मस्ती में हंसना खेलना, बड़ी लाला के घर का चित्रण किया गया है। पंजीरी का प्रसाद पूरे गांव को बांटा जाना और बाद में बड़े लाला द्वारा गांव को कथा सुनाने से कथा बड़ी सहज गति से आरंभ होती है। जिंदगी नामा में लेखिका कई परिवेशों का चित्रण करती है। जैसे मुस्लिम परिवेश में मस्जिद में अजान और मुर्गे की बांग के एक साथ होने से भोर होने का चित्रण देता है। गांव में सुहावना समय और सभी काम धीरे धीरे अपनी गति से चल रहे हैं। रात और प्रभात, रात और सुबह के मनोरम चित्रण के पश्चात गांव में जो भी कार्य व्यापार होता है उसका दृश्य दिखाई देता है। लोहड़ी के पहले तिरंजन का चित्रण किया गया है, जिसमें गांव की कुंवारी लड़कियां मिल बैठकर चरखा काटते गीत गाती हैं और हस्ती बतलाती हैं और औरतें आपस में छेड़छाड़ करती हैं। वह आधी रात तक यह त्यौहार चलता रहता है। लड़के जोर से लोहड़ी मांगते हैं। इस पर पूरे उत्सव को बड़ी सजीवता के साथ कृष्णा जी ने चित्रित किया है। चाची मेहरी को साथ में लेकर शाहानी संतान प्राप्ति की इच्छा से बाबा फरीद के दरबार में जाती है। अरे थी रास्ते में चाची मेहरी अपनी पहली ससुराल में रुकती है, जहां दीदार सिंह के साथ उसकी शादी हुई थी, पर उसकी मृत्यु के बाद गणपति शाह के इश्क में रंग कर वह चाची मेहरी बन गई थी। जिंदगी नामा भाग एक जिंदा रुख में कालखंड 1907 से 1915 तक की कथा का वर्णन है। सिपाही लाल खास सरकारी अहल सलाहकार है। पहना खां की फरिश्तों के लिए गांव आता है। वह पूरा गांव थानेदार सलामत अली के सामने हाजिर हो जाता है और बात यहाँ बढ़ती है और पुलिस की गांव वालों को मार पड़ती है। उपन्यास आगे बढ़ता है। बड़ी सहानी गर्भवती होती है। इसी खुशी में पूरे गांव को खिलाया पिलाया जाता है। बच्चे लाली के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। इसके पश्चात वैसाखी का त्यौहार आता है। तभी किसानों के शाह द्वारा शोषण को भी दिखाया गया है। मतलब जो शाह हैं वो किसानों पर किस प्रकार से शोषण करते हैं। न्यायिक तंत्र में भी आम आदमी किस तरह से पिसता है, इसको उपन्यास में अत्यंत कौशल के साथ दिखाया गया है। शहादत का कत्ल, तारे शाह द्वारा बरकती को उठा लाने की घटना के प्रसंग आते हैं। बैसाखी त्यौहार के बाद बरसात के मौसम का भी चित्रमय अंकन किया गया है। फौजियों के बहुत से किस्से भी चित्रित किए गए हैं। जहादाद व गंडा सिंह रिटायर होकर फौजी जीवन के किस्सों से गांव भर का जी बहलाते हैं। इसी गांव में गांव वासी एक साथ बैठकर गप मारते हैं। इसी चौपाल चर्चा को इस उपन्यास में मजलिस कहा गया है। शाह दरबार में लगने वाली मजलिस में नाई रमजान मौलवी, इलमदीद चौधरी मौलादाद, करम इलाही रमजान, कृपाराम, फतेह खां पिंडी दास, गंडा सिंह आदि सभी भाग लेते हैं। इसी चर्चा में राजनीति विषय भी उठता है। लाला लाजपत राय की वकालत की चर्चा होती है। मौसम बदलता है और उपन्यास में दिवाली का चित्रण आता है। यह लाली की पहली दिवाली होती है। काफ़ी मिठाइयों के नाम बताए गए हैं और त्यौहार बड़ी शान से मनाया जाता है। चौपाल चर्चा में राजनीति पर फिर चर्चा होती है, जिसमें छोटा काशी शाह अखबार पढ़कर खबरें सुनाता है। शाहू के घर जन्मे लाली शाह के लिए उत्सव चलते रहते हैं। इसमें लखन लाल वाली वृद्धा और हुस्ना को गाने के लिए बुलाया जाता है। उपन्यास में कई प्रेम के किस्से भी सामने आते हैं। विधवा, ब्राह्मणी का मुसलमान से प्रेम, तारिक शाह का छोटी जाति की स्त्री से प्रेम आदि घटनाएं चलती रहती हैं। उपन्यास के आखिर में विश्व युद्ध का वर्णन भी है। बेटी के ब्याह का चित्रण है, जिसके बाद युद्ध के दौरान गदरी आंदोलन शुरू हो जाता है। उपन्यास का अंत गुरु गोविंद सिंह के संदेश द्वारा हो जाता है। अब इसके कुछ प्रमुख कथन हैं। गंडा सिंह अनसुनी कर आगे बढ़ गए। अखबार ये कहती है, अखबार वह कहती है, ओए सरकार से भी बड़ी हो गई है बकनूनियाँ, कुत्ते खानियाँ अखबारें। हुकूमत के सिर चढ़ बैठा शाही चूस छापा खाना, मतलब अखबारों को गाली देते हैं। शाह जी बोले, चौधरी जी, मलिया उगराने के लिए खालसा सरकार फसलों पर बोली लगवाती थी। पक्की फसलें खड़ी हैं खेतों में और सरकार ने बोली लगवा कर नीलाम करवा दी। जो सबसे ऊंची बोली दे वह माल इकट्ठा कर सरकारी खजाने में पहुंचा दे। राजा के राज के लिए हिसाब किताब जीवियों फसलों का भी वही रख। बोली से उगराही ज़्यादा हो गई सो अपनी, अगर बोली से उगराही ज़्यादा हुई तो वो अपनी है। काशी शाह इत्मीनान से चारपाई पर बैठ गए और लाली ने दोनों हाथ सीधे रख राबिया की ओर देखना और शुरू कर लिया। रियाया जड़ है और बादशाह दरखत, गलबैयों सी
उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी चनाब और झेलम की धरती, जहाँ का हर मेहनतकश बादशाह अपने सिर के साफे को अपना ताज समझ संभालता रहा, अपने खेतों को अपना रिज सत्कारता रहा। ऐसे भागी भरे पूरे पंजाब की धरती पर जहर की कांगे गिराई, देखते देखते लाखों कदमों के हुजूम उठ जाए। चढ़ाइयाँ बहुत बार हुई, पर बहुत हमलावरों के से सामने बहुत बार राजपाट बदले, पर चौड़े सीने वाले ने, कड़े जिगरे वाले ने कभी हौसले नहीं गवा मरने और मारने से खौफ नहीं खाया। पर आज क्या सूरमाओं के सिक्के बदल गए हैं। तो मतलब अपने जवानों को उकसा रहे हैं। अब हमें बिछड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से और हम सब की माँ से, इसकी मिट्टी ओट से, छाँ से, इसी दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। जिसने हाड़ मास के इंसानों में मेहनत करने और जिंदगी को जी भर भर कर प्यार करने की लगलग जगाई थी, लौ लगाई थी, इस मिट्टी ने अलविदा। आबों के आप को, पंज दरियाओं के पंजाब को, झेलम और चनाब को अलविदा। अपने पुरखों की याद में यहाँ फौजियों के बारे में बताया गया है। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उससे मुंह मोड़ने के दर्दों को, पीड़ा को। हम यहाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे, फिर कभी नहीं होंगे, नहीं। हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो। अवतार वह जिसको दो हाथ हैं, अवतार वह जिसके दो पाँव हैं, अवतार वह जिसके मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती में हल से जोत कर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। लाल जी कथावाचक बच्चों, जुग चार होते हैं। सोता हुआ कलयुग, छोड़ता हुआ द्वापर, खड़ा हुआ और त्रेता और चलता हुआ सतयुग। चार युगों के बारे में बताया। पुत्र जी जुग समय के चक्कों पर चलते हैं। जो जुग हैं वो समय के चक्कों पर चलते हैं। गाड़ी में सिर्फ यात्रा होती है, सफर होता है। भला किसी ने देखी है गड्डी? याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोग परलोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है। वह सच्ची मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड का सरताज सम्राट है। रुई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन तिरंजन कैसा। कुदरते खुंदाबंदी का यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़े बड़े मोजे दिखाए। आसमानों को कैसा बुलंद और बाब बनाया। सूरज के जरिए रात और दिन की तारीकी और रोशनी का इंतजाम किया। सतह जीवन को बिछाकर इस पर पहाड़ कायम किए। आसमान से पानी बरसाया, जमीन पर कब्जा सब्जा उगाया। सतह जमीन की अगर एक वसी फर्श से मिसाल दी जाए तो इस पर पहाड़ों को ऐसा समझा जाएगा कि गोया फर्श को अपनी जगह रखने के लिए मेढ़े गाड़ दी गई। मतलब पूरी जमीन में पहाड़ है मेढ़ों की तरह। आसमानों की हकीकत खवा कुछ भी समझी जाएगी, मगर उनके वजूद और उनकी मजबूती में किसी को शक नहीं। आसमानों की हर एक चीज़ अपनी मुकर्रर जगह के अंदर निहायत मजबूती से कायम है। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान बदले, बादशाहें बदली, हुकूमतें बदली, पर मुंडो ना बदली तो मुल्क की खलकतें। क्यों चौधरी जी? फतेह अली जी भी पीछे ना रहे। बराबर जी, खलकतें तो मुल्कों के शहंशाहों कोहे नूरी ताजों से भी बड़ी हुई हैं ना। सोचने की बात है, शहंशाह ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए हुकूमत करने को, और सामने रियाया खलकत नप हो तो निरा स्वार्थ ही हो गया ना मिरास जी। शरद पूर्णिमा की रात पिंड के कच्चे कोठे चमचम चमकने लगे, दमकने लगे। चानन जी ने सर्जरी लिपाई से खेत खलियान रुख वृख सब उजरा दिया। कुओं में मिठ्ठे सुर झलमल झलमल हियरों को हुलसाने लगे। बग है वीर जी, ये कहाँ जा रही है उड़कर। मिट्टी के भाई मेहरबान से बहन के सिर पर लाड़ से 2 धप्पे दिए। सुन, ये चौक के लिए आई थी हमारे पिंड चुग्गा जुटाकर, अब जा रही हैं तेरी ससुराल। मतलब मिट्टी के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो ये था उपन्यास जिंदगी नामा।